दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के कई जिलों में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.9 बताई जा रही है। भूकंप का मुख्य केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। हालांकि काफी कम समय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू घाटी में बुधवार सुबह जोरदार भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर यह स्पीड 6.0 था। भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि इसका असर नेपाल से सटे बिहार के कुछ इलाकों में भी महसूस किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल में वर्ष 2015 में प्रलयकारी भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू के नजदीक पोखरा में था। मानसून के प्रभाव से पिछले 24 घंटे में उत्तर बिहार एवं उत्तरी पूर्वी बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। जी हां, वही मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटे में नेपाल की तरह के इलाकों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मानसून पूर्वी बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग से प्रवेश कर रही है और इन इलाकों में भारी नमी ला रही है। इधर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिस कारण अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। जी हां, बिहार के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इससे पहले मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार किशनगंज के ठाकुरगंज में 150 मिलीमीटर, गलगलिया में 120 मिलीमीटर और उत्तरी कटिहार में 110 मिलीमीटर और चरघड़िया में 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पटना में भी उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया और 19.8 मिलीमीटर बारिश हुई। देर रात तक उमस के बीच बारिश की स्थिति बनी रही। भागलपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई है और आंकड़ा 47 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। गया में 10 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा वैशाली, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद, मुंगेर, मधेपुरा, दरभंगा और अन्य कुछ जिलों में भी बारिश दर्ज की गई है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कारोबारी बताते हैं कि हरी साग सब्जी की नई फसल की आवक शुरू होने में कम से कम 1 महीने लगेगा। नई फसल की आवक जोर पकड़ने पर ही सब्जियों की कीमतों में नरमी आएगी। टमाटर समेत तमाम हरी सब्जियों के साथ आलू प्याज की कीमतों में भी अप्रत्याशित इजाफा हुआ है, क्योंकि आलू प्याज के उत्पादन में बीते फसल वर्ष के दौरान वृद्धि हुई थी। दुनिया के सबसे अमीरों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने उम्मीद जताई है कि अगले साल यानी कि 2021 के पहले क्वार्टर में ही कोरोना के वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। जी हां, एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा है कि अगले वर्ष की पहली तिमाही तक कोरोना की कई वैक्सीन लास्ट फेज में होगी। बिल गेट्स ने कहा है कि वह इसे लेकर काफी उम्मीद जताई है, लेकिन इसकी सफलता में भारत के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि अगले वर्ष की पहली तिमाही तक कोरोना के कई टीके अंतिम चरण में होंगे। बिल गेट्स ने वैक्सीन उत्पादन में भारत का महत्व बताते हुए कहा है कि भारत एक प्रमुख टीका उत्पादक देश है। कोरोना टीके के उत्पादन को लेकर हमें भारत के सहयोग की जरूरत है। बिल गेट्स ने कहा है कि सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत में सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन आ जाए। बिल गेट्स ने कहा है कि एक बार यह पता लग जाए कि वैक्सीन बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सुरक्षित है, ताकि इसके बाद जल्द ही सभी को टीका मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यह खुलासा हुआ है कि अभी 136 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। जी हां, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या आरजेडी के विधायक की है। जी हां, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है। इस समय यहां पर 240 विधायक हैं। इनमें से आधे से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। बिहार विधानसभा में 240 विधायकों में से 136 विधायकों पर क्रिमिनल केस है, यानी कि दागी है। 94 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने वर्तमान विधायकों द्वारा दी गई जानकारी का अध्ययन करके ये जानकारी दी है। इसमें सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस वाले 41% आरजेडी के हैं। वही कांग्रेस में 40% विधायक, जदयू में 37% विधायक और भाजपा में 35% विधायक दागी हैं। यानी कि दलों को दागी विधायक अच्छे लगते हैं।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले आयोग ने 12 रजिस्टर्ड पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। चुनाव आयोग ने जीतन राम मांझी की पार्टी हमको कराई और पप्पू यादव की पार्टी को कैंची चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। आपको बता दें कि कोरोना के कहर के बीच चुनाव आयोग तय समय पर ही बिहार विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर चुका है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को खत्म हो रहा है, इसलिए नई सरकार का चयन विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले जरूरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव का पहला थीम सॉन्ग रिलीज कर दिया है। गए जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जाके तर्ज पर जेडीयू ने अपना नया चुनाव गाना रिलीज किया है। जेडीयू की थीम सॉन्ग के बोल है कि कदम से कदम बढ़ाओ हो, विकास गीत गाओ हो। इस चुनाव गाने में नीतीश कुमार ही सुपरस्टार है और बिहार सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। इस गाने के माध्यम से पार्टी ने अपना चुनावी एजेंडा भी जाहिर कर दिया है। जल जीवन हरियाली, अपराध नियंत्रण, सड़क, बिजली और पानी के काम को कामयाबी के रूप में दिखाया गया है। साथ ही बिहारी सम्मान को भी प्राथमिकता दी गई है। हम बिहारी गौरवशाली बिहार और बढ़ता बिहार के नारों के साथ बिहारी प्राइड को भी जगाने की कोशिश की गई है। प्याज की कीमतें फिर से बढ़ने लगी है। हर साल इसी समय प्याज की कीमतों में तेजी आने लगती है। हालांकि इसकी वजह भी होती है, फिर ये कीमतें नवंबर में आसमान छूने लगती है, तब इसकी कीमतों को लेकर हाहाकार मचने लगता है। फिलहाल प्याज की कीमत बाजार में 50-60 रुपए किलो तक हो गई है। क्योंकि इस सीजन में हर साल ही ऐसा होता है, लिहाजा सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए देश से किसी भी तरह की प्याज का निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। वैसे ये सवाल लाजमी है कि आखिर हर साल इस सीजन में प्याज क्यों महंगा होने लगता है। प्याज का मामला ऐसा है कि सरकारें तक चिंताग्रस्त हो जाती है, यानी कि सरकार को भी चिंता सताने लगती है। अक्सर प्याज की कीमतें राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिए हैं। जी हां, मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर शिवाजी म्यूजियम कर दिया है। इस पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष अलहाज मोहम्मद इदरीस अली ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, इस बात की भी एतराज करते हैं कि हमारे बुजुर्गों की निशानियों को गुलामी के पद चिन्ह बताया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार फिर साबित कर दिया है कि आगरा के विकास के लिए उनके पास कोई खाका नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदत है कि वे हर बार दूसरी सरकार द्वारा बनाए गए कामों पर बस नाम बदलकर अपनी मोहर लगा देते हैं। मुख्यमंत्री जी छत्रपति शिवाजी के नाम से नया म्यूजियम बना देते तो अच्छा लगता। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कोरोना की वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि एसआईआई को ऑक्सफोर्ड को कोरोना वैक्सीन का क्लिनिक ट्रायल फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को ब्रिटेन की एस्ट्रेजेनिका के साथ तैयार कर रही है। देश के बैंकिंग सिस्टम में लगातार बढ़ रहे धोखाधड़ी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर ग्राहकों को सचेत करता रहता है। दरअसल बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा फ्रॉड के मामले एटीएम से ही आते हैं। इसी तरीके से धोखाधड़ी को रोकने के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई एटीएम से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई का नया नियम 18 सितंबर से लागू हो जाएगा। अगर आपका खाता भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है। एटीएम पर होने वाले अनऑथोराइज्ड लेन देन पर रोक लगाने के लिए एसबीआई ने ओटीपी बेस्ड सुविधा को एटीएम पर भी लागू करेगा। यह सुविधा 24 घंटे 7 दिन काम करेगी। पहले बैंक ने यह सुविधा केवल 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी पर लागू किया था, जिसका समय रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रखा गया था। लेकिन अब यह सुविधा 24x7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन काम करेगा। इस नियम के बाद आपको एटीएम पर अपना मोबाइल लेकर जाना होगा। जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉल करेंगे तो पहले आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको अपने डेबिट कार्ड के पिन के साथ डालना होगा, तभी आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे, वरना पैसे नहीं निकाल पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा है कि कोरोना से लड़ाई अभी काफी आगे जाएगी, क्योंकि देश में इस समय कोरोना मामलों की संख्या लगभग 50 लाख के पार पहुंच गई है। जी हां, डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा है कि मैं सभी संसद सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि कोरोना से लड़ाई को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अनलॉक चरण में हैं, जहां हम संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखना चाहते हैं। हमें कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सामुदायिक समर्थन की जरूरत है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में चीन मुद्दे पर बयान देकर लद्दाख में सीमा पर हालात के बारे में देश को अवगत कराया है। उन्होंने खुले तौर पर माना है कि चीन ने लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। जहां इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित सीमा समझौता के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि को अवैध रूप से चीन को सौंप दी है। भारतीय रेलवे की ओर से 40 ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है, जिसमें श्रमजीवी संपूर्ण क्रांति और संघमित्रा जैसी बड़ी ट्रेनें शामिल है। रेल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने यह घोषणा की है। त्योहारों में आने जाने वाले लोगों की परेशानियों को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे के अनुसार इन 40 क्लोन ट्रेनों को 21 सितंबर से चलाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक विभिन्न रेल जोन के बनाए गए 7 जोड़ी क्लोन ट्रेन सुबह के कई स्टेशनों से आएगी और जाएंगी। राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली स्पेशल संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के क्लोन बनाया गया है। बिहार में रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। जी हां, इस पत्र को लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हमने पटना की सड़कों के किनारे कई पोस्टर लगाए हैं, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया है। जी हां, पोस्टर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को होटलवाड़ जेल सुप्रीमो बताते हुए पूछा गया है। हम के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में एनडीए में शामिल दलों के नेताओं की तस्वीर भी लगाई गई है। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तस्वीर लगाई गई है। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में अभी लोजपा नेता चिराग पासवान के तेवरों के चलते मामला उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में मामला लगभग फिट हो चुका है। सिर्फ एक पार्टी को महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है और हो सकता है कि उसमें भी जल्दी हुई कोई बात बन जाए, क्योंकि एनडीए विरोधी विपक्ष का यह मजबूत खेमा एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मूड बना रखा है। महागठबंधन में पहले से शामिल दलों में सीटों के तालमेल पर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है और नए सहयोगियों को सीटों पर संतुष्ट करने के साथ ही इस बारे में जल्द ही कोई औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि पटना विश्वविद्यालय के 2 एकड़ परिसर में 30 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से एशिया के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमामि गंगे परियोजनाओं और अमृत मिशन के तहत राज्य के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था। बिहार में बिजली विभाग की ओर से कई मकान मालिकों पर कार्रवाई हो सकती है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक किराएदार का अलग मीटर या फिर सब मीटर लगाकर मकान मालिक उन्हें बिजली देते हैं तो इन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। खबर के अनुसार बिहार में मकान मालिक अगर बिना लाइसेंस के किराएदारों को सब मीटर लगाकर बिजली बेचते हैं तो बिहार विद्युत विनियम आयोग ने ऐसे मकान मालिकों पर तुरंत एक्शन लेगी, साथ ही साथ उन पर फाइन भी लगाया जाएगा। जी हां, विभाग का कहना है कि किराएदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर बिजली का नया कनेक्शन दिया जा रहा है। किराएदार को अपने नाम से नया कनेक्शन लेना होगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां केंद्र सरकार ने डीएल बनवाने के लिए कई सारे नियमों को आसान कर दिया है। इससे लोगों की व्यर्थ की भागदौड़ बच जाएगी। इन नियमों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हां, इससे डीएल के साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल हो गई है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब से आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर बड़ा ब्रेक लगता नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से मिल रहे संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से कम है। जी हां, बिहार में रोज मिल रहे नए मरीजों का औसत देखें तो बिहार में 1500 के करीब हर दिन पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब 2000 के आसपास है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य भर में आज फिर नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 1531 मरीजों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन जिलों में संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आए हैं उसमें राजधानी पटना में 215, सहरसा में 109, अररिया में 72, भागलपुर में 95, पूर्वी चंपारण में 53, मधुबनी में 71, मुजफ्फरपुर में 69 और नालंदा में 67 मामलों की पुष्टि हुई है। सूबे में कोरोना से अब तक 1,46,533 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश ने 50 लाख सैंपल जांच का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां, 14 सितंबर को 1,07,492 सैंपलों की जांच हुई है। अब तक 50,94,239 सैंपल से ज्यादा जांच बिहार में
किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1,07,492 नमूनों की जांच हुई है। बिहार में बारिश जारी है। पूर्णिया में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नदियों में जलस्तर बढ़ने से यहां विनाश शुरू हो गया है। अब हाल ही में एक सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आई है। ये स्कूल केवल 123 सेकंड में ध्वस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार को हुई है। ये घटना पूर्णिया के अमूर ब्लॉक से होकर गुजरने वाले कनकई नदी के किनारे स्थित ज्ञान बुद्ध पंचायत के शिमलावाड़ी नगरा टोला की है, जहाँ कनकई नदी के कटाव के कारण स्थित प्राथमिक विद्यालय ढह गया है। इस बारे में जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा प्रदान की गई है। कहा जा रहा है कि इसकी जानकारी प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विरोधी लगातार सत्ताधारी दलों भाजपा और जेडीयू को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट के माध्यम से केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर 15 सालों में बिहार के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा 15 वर्षों से मिलकर बिहार के युवाओं को भरमा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन दोनों ने मिलकर 15 सालों में सिर्फ बिहार के युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। 9 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बिहार बेरोजगारी हटाओ नाम से एक पोर्टल की शुरुआत किया था, जिसमें बेरोजगार नौजवान अपना बायोडाटा डाल सकते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव रणनीति के तहत ही तेजस्वी यादव ने इस पोर्टल को शुरू किया है। जी हां, अब आरजेडी का यह दावा है कि इस पोर्टल पर 9 दिन में 5 लाख से ज्यादा बिहार के बेरोजगार युवक अपना डिटेल्स डाल चुके हैं और ये संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पिछले 9 दिनों में बेरोजगारी हटाओ पोर्टल पर 5 लाख से ज्यादा नौजवानों ने खुद को रजिस्टर किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही हो सकती है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को अपने टारगेट पर लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 6 वर्ष हो चुके हैं साहब, शीघ्र ही परिभाषा क्या होती है। 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी और बीजेपी ने मिलकर बिहार के युवकों को भरमाने और ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। दरअसल मंगलवार को रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट करके बताया था कि भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शीघ्र की स्थापना की जाएगी। तेजस्वी यादव ने इसी को आधार बनाकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बिहार सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि हम बेरोजगारी प्लान और उद्योग धंधों से संबंधित सवाल बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं और उसके बाद सवालों का लंबा सिलसिला है। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? बिहार में आईटी पार्क क्यों नहीं बन सकते हैं? बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते हैं? 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी प्लान पर बयान देकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। जी हां, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने उनके बयान पर पलटवार किया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी तो खुद बिहार के रहने वाले नहीं हैं, वे खुद तो बाहरी हैं। ऐसे में वे बिहार के गरीबों का दर्द कैसे जानेंगे? भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी चुनाव लड़ने से डरते हैं। अगर वे चुनाव लड़ते और गरीबों की बीच जानते तो वे गरीबों का हाल जरूर जानते। वे पिछले दरवाजे से सदन में जाते हैं और राजनीति करते हैं। ऐसे में उनसे कुछ उम्मीद करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण हो गया है। जी हां, वो इसलिए कि इस चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जी हां, अखबारों और टीवी न्यूज चैनल पर समय समय पर आने वाले सर्वे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। पर क्या हकीकत यही है? 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 5 सालों में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी बड़े राज्य का चुनाव नहीं जीत पाई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात इसके अपवाद हैं। ध्यान रहे, ये सारे के सारे चुनाव मोदी के ही नेतृत्व में लड़े गए हैं। जी हां, जहां बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत सके। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।